आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, विदेशी बाजार में बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है। एसजीएक्स निफ्टी देखिए 200 अंकों से ज्यादा की गिरावट दिखाते हुए इस घंटे फिलहाल हम देख रहे हैं 220 अंकों की गिरावट। यहां पर करीब 15,718 के स्तर पर यहां कामकाज एसजीएक्स निफ्टी में देखने को मिल रहा है। भारी बिकवाली निक्कई से भी आप देखेंगे करीब 300 अंकों की गिरावट यहां पर भी देखी जा चुकी है। हांगकांग के बाजार भी लुढ़कते हुए 325 अंकों की गिरावट के साथ 27,685 के स्तर पर कर रहे हैं ट्रेड। डाउ फ्यूचर्स में करीब 180 अंकों की बिकवाली 34,384 के स्तर पर यहां पर कामकाज। और शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में अगर अमेरिकी बाजार को समझने की कोशिश करेंगे वहां पर भी तेज गिरावट का ही दिन रहा। डाउ में हमने 300 अंकों की गिरावट देखी तो नैस्डैक में 115 अंकों की कमजोरी के साथ ही ट्रेड देखने को मिला। तो क्लियरली विदेशी बाजार के संकेत जो हैं सोमवार की सुबह हम देख रहे हैं कमजोरी की तरफ ज्यादा इशारा करते हुए। लेकिन इस कमजोरी के पीछे की वजह क्या है, कितनी गहरी है ये कमजोरी, विस्तार से एक बार समझ लेते हैं। दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार में इतनी कमजोरी के पीछे की वजह क्या है? गुड मॉर्निंग मानसी। और कमजोरी ज्यादातर जो यूएस में एक्शन हुआ है उसी को देखकर आ रही है। हालांकि ऐसा कुछ बड़ा एक्शन फ्राइडे के दिन नहीं होते हुए दिखा, बट डेफिनेटली जो फ्राइडे को मूड माहौल सेंटिमेंट बिगड़ा है उसका असर आप आज सुबह भी आते हुए देख रहे हैं। और इसलिए फ्राइडे और आज की गिरावट को अगर आप मिलाकर देखें तो डाउ फ्यूचर्स में आपको डेफिनेटली काफी ज्यादा सुस्ती इस समय बनती हुई दिख रही है। और उसी का असर फिर आप बाकी एशिया के बाजारों पर भी देख रहे हैं, जैसे कि एसजीएक्स निफ्टी जहां पर आपको भारी गिरावट इस समय आती हुई दिख रही है करीब 200 अंकों की। और साथ ही एशिया के बाकी बाजारों में भी कमजोरी का माहौल है, स्पेशली निक्कई जहां पर आप 1.5% की गिरावट इस समय आते हुए देख रहे हैं। शुक्रवार का एक्शन बताऊं उससे पहले एक बार जरा इस हफ्ते के कुछ अहम इवेंट्स पर आप नजर डाल दीजिए, क्योंकि नतीजों के लिहाज से काफी अहम हफ्ता रहने वाला है। यूएस में 76 एस&पी 500 कंपनीज के नतीजे आने वाले हैं, जिसमें से ट्विटर, नेटफ्लिक्स, आईबीएम, इंटेल, कोका कोला, जॉनसन एंड जॉनसन, एटीएनटी और एयरलाइन कंपनीज शामिल हैं, तो वहां पर नजर रहेगी। साथ ही ईसीबी की पॉलिसी आने वाली है, वहां पर भी हमारी नजर बनी हुई है। कल की एक बड़ी खबर जो आती हुई दिखी है, ओपेक प्लस की फाइनली सहमति बन गई है उत्पादन बढ़ाने को लेकर। अगले महीने यानी कि अगस्त से 4 लाख बैरल प्रतिदिन उत्पादन बढ़ाया जाएगा और ये हर महीने 4 लाख बैरल करके बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि अगले साल सितंबर 2022 तक जो मौजूदा प्रोडक्शन कट्स हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। फिलहाल 58 लाख बैरल पर डे का कट जो ओपेक मेंटेन कर रहा है उसको हर महीने 4-4 लाख बैरल पर डे बढ़ाकर आने वाले 13 महीनों में पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। यही नहीं, अगले साल मई के महीने से 4 बड़े देशों के जो उत्पादन कोटाज हैं उसको भी बढ़ा दिया जाएगा, जिसमें सऊदी, यूएई, रशिया और इराक शामिल हैं। इस खबर के आने के बाद तेल में और दबाव बढ़ते हुए दिखा है। वैसे भी पिछले हफ्ते तेल दबाव पर था, अब और दबाव बढ़ते हुए दिख रहा है, जहां पर ब्रेंट $73 के नीचे है और WTI भी $71 के करीब है। शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों की बात करें तो गिरावट के साथ बंद हुए। 300 अंक फिसलकर डाउ दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ और अक्रॉस द बोर्ड आपने सेलिंग देखी है, क्योंकि S&P 500, नैस्डैक और रसल 2000 में भी ज्यादा गिरावट रही। पिछले हफ्ते अगर आप देखें जो स्मॉल कैप इंडेक्स है रसल 2000, वो गिरकर लगभग 5% की गिरावट आपने हफ्ते में देखी है। वहां पर इन्फ्लेशन से संबंधित कुछ डेटा आया है जहां से चिंता बढ़ी है, और साथ ही जो कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट है जो हर देश में मामले फिर से बढ़ा रहा है, उससे भी थोड़ी चिंता आपको बनती हुई दिखी है। एक्चुअली वहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन है जो कंज्यूमर सेंटिमेंट का डेटा देती है, और ये जो कंज्यूमर सेंटिमेंट का डेटा है ये 5 महीने के निचले स्तर पर आया है। इसके साथ ही जो इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन है आने वाले 1 साल में वो 4.8% की है। आपको बता दूं कि फेड की कंफर्ट रेंज 2 से 3% के बीच में रहती है, तो 4.8% डेफिनेटली हायर है। 1 साल के लिए अगर आप ये अनुमान लगा रहे हैं तो वहां से थोड़ा असर पड़ा है। हालांकि जून महीने की जो रिटेल बिक्री के आंकड़े आए थे वो अच्छे आए, 0.6% की बढ़त है, अनुमान 0.4% की गिरावट का था। बट अक्रॉस द बोर्ड हमने सेलिंग आती हुई देखी है। जो इन्फ्लेशन डेटा या सेंटिमेंट को लेकर परेशानी है वहां से असर पड़ा है। इसके अलावा यूरोप में आधे % की सुस्ती थी। आज से यूके में पूरी तरह से अनलॉक होने वाला है, तो वहां पर नजर बनी हुई है। साथ ही सोने पर दबाव है, डॉलर में थोड़ी खरीदारी देखी गई है।
बिल्कुल दीपांशु, विस्तार से विदेशी बाजार हमें बताने के लिए आपका शुक्रिया। तो बहुत कुछ है ग्लोबल मार्केट्स में जो आपको समझना था, अब आप सब जानते हैं। और विदेशी बाजार के शुरुआती संकेत फिलहाल हम देख रहे हैं सुस्ती भरे दिख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है वो जान लेते हैं। उसके बाद आपके लिए पहली स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करेंगे। FIs DIs का एक्शन आप देखें, शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है ये आपको बता रहे हैं। कैश मार्केट में FIs ने करीब 466 करोड़ की बिकवाली की है। वहीं वायदा बाजार में FIs की तरफ से 234 करोड़ की खरीदारी आई है और कैश मार्केट में ही DIs ने 666 करोड़ की खरीदारी की है। तो क्लियरली कैश मार्केट में DIs की खरीदारी के आंकड़े, वायदा बाजार में FIs की खरीदारी के आंकड़े, लेकिन कैश मार्केट में ही FIs ने बिकवाली 466 करोड़ की है। इन तमाम संकेतों को हमने समझा है। अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट आज के लिए पहली स्ट्रैटेजी आप क्या बनाएंगे, सोमवार के दिन हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र की शुरुआत कैसे करेंगे ये समझते हैं। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल सर गुड मॉर्निंग। हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सेशन हम देख रहे हैं, विदेशी बाजार से कमजोरी के संकेत हैं। सर इन संकेतों को कैसे समझें और बाकी कौन से ट्रिगर्स होंगे जो भारतीय बाजार को इफेक्ट करते हुए दिखेंगे और पहली स्ट्रैटेजी फिर क्या बनाएं? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए जो संकेत है वो थोड़ी कमजोरी की तरफ है, थोड़ी नहीं अच्छी खासी कमजोरी की तरफ है और ये थोड़े से अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त शुक्रवार को हमने उम्मीद नहीं की थी कि अमेरिका में इतनी तेज कमजोरी होगी और वो कमजोरी हुई हो तो ठीक, लेकिन उसके साथ ही डाउ फ्यूचर्स भी 200 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिखे, यानी कि थोड़ी तेज मुनाफा वसूली का माहौल बनता हुआ दिखा है। रसेल 2000 जो वहाँ स्मॉल कैप इंडेक्स है उसने पिछले 2 दिनों से संकेत दिए थे कि थोड़ा ब्रॉडर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होती दिख रही है, लेकिन इंडेक्स जो है लीडिंग इंडेक्स वो काफी तेजी से गिरे हैं। उसका सेंटिमेंट के लिहाज से असर हमारे बाजारों पर भी पड़ेगा। और देखिए हम शुक्रवार को भी 2 अहम लेवल के बेहद नजदीक जो मेक और ब्रेक है 16,000 और 36,000 निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, उसके आसपास पहुंचे, उसे पार करने में थोड़ी मुश्किल हुई। तो जाहिर सी बात है कि अब उन लेवल के आसपास थोड़ी रुकावट है, बड़े लेवल्स भी हैं। अब आज करेक्शन होगा और करेक्शन में जितना ज्यादा गैप डाउन हम नीचे चलेंगे उतना आपके लिए खरीदारी का अच्छा मौका बनता हुआ दिखेगा। बाजार फिर से सपोर्ट रेंज की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा, वो खरीदारी है। वैसे ब्रॉडर सपोर्ट रेंज वही 15,625 675 की रेंज में है, तो उससे पहले आज के लिए 15,725 775 मजबूत सपोर्ट जोन है। इस रेंज के आसपास बाजार डे ट्रेड के लिहाज से सपोर्ट लेना चाहिए। वैसे आसानी से नहीं टूटेगी और अगर हुआ तो फिर 15,625 675 बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाय जोन बनकर आएगा। मुझे लगता है 15,725 15,775 की रेंज भी बाजार में अच्छा सपोर्ट का काम कर लेगी। ऊपरी स्थानों पर 15,900 15,975 वो रेंज है जहां पर बाजार में प्रॉफिट बुकिंग मुनाफा वसूली बिकवाली आती हुई आपको नजर आएगी। अब आइए बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 35,350 से 35,450 की रेंज तुरंत आपके लिए एक मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करती हुई दिखेगी। नीचे जाने की संभावना काफी कम है। ऊपरी सनोवर 35,900 36,100 ये वो रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आने की पूरी संभावना है। इन लेवल्स पर आपको नजर रखिए। तो थोड़ा कमजोरी भरा ट्रेड होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि निचले स्तरों पर अगर थोड़ी बहुत भी डाउ फ्यूचर्स में रिकवरी आती दिखी तो बाजार 1 से 1.5% का करेक्शन दिखाने के बाद फिर लोअर लेवल से रिकवरी करेंगे। तो मैक्सिमम 1.5 से 2% का करेक्शन आप मानकर चल सकते हैं इंडेक्स में, उतनी आपकी तैयारी होनी चाहिए। अनिल सर शुक्रिया ये स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। तो हो सकता है शुरुआत कमजोरी के साथ हो, लेकिन डाउ फ्यूचर्स पर नजर रखें और ऐसे सिचुएशन में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग रेंज पर नजर आपको रखनी चाहिए। 15,725 से 15,775 निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। 15,900 से 15,975 ये निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज होगी। बैंक निफ्टी 35,350 से 35,450, इसे आप मजबूत सपोर्ट के तौर पर मानकर चलें और 35,900 से 36,000 के दायरे को आप ऊपरी रेंज के तौर पर मानकर चलेंगे। चलिए अब आज के लिए इंपॉर्टेंट खबर आपको बताते हैं। आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। इस सत्र में कौन से अहम बिल पेश होंगे बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ गए हैं। समीर गुड मॉर्निंग, बताएं संसद के मॉनसून सत्र से क्या उम्मीदें लगानी है? गुड मॉर्निंग मानसी। और संसद का मानसून सत्र इसकी शुरुआत हो रही है 19 जुलाई से 13 अगस्त तक ये मानसून सत्र चलेगा, जिसमें सरकार का लक्ष्य यही है, मकसद यही है कि 17 नए विधेयक को पास करा लिया जाए और कुल जो विधेयक जिनको पास कराना है उनकी संख्या 23 है। लेकिन व्यापारिक नजरिए से, बिजनेस एंगल से अगर आप देखें या इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो अहम बिल है 5 बिल, उसका जिक्र मैं आपको करता हूं, जिसमें सबसे पहले है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में संशोधन को लेकर के। इस बिल के जरिए सरकार ये चाहती है कि जो कॉरपोरेट्स हैं उनके दिवालिया घोषित करने की जो पूरी प्रक्रिया है
उसको काफी आसान और कम समय में पूरा कर लिया जाए। तो इस बिल को, इसमें जो संशोधन सरकार ने किए हैं, उसको पारित कराना पहला लक्ष्य है। इसके अलावा जो अन्य बिल जिसको सरकार इस मॉनसून सत्र में पार कराना चाहती है, उसमें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट संशोधन बिल भी शामिल है। इसके अलावा कोल बेयरिंग एक्ट भी शामिल है। कोल बेयरिंग एक्ट के जरिए दरअसल सरकार जो प्राइवेट कंपनियां या जो अलग-अलग कंपनियां कोल माइनिंग क्षेत्र में आगे आ रही हैं, उनको लैंड लीजिंग की जो पूरी प्रक्रिया है वो काफी आसान हो पाए और जो माइनिंग प्रक्रिया है, माइनिंग एक्सरसाइज है, उसमें कोई अड़चन ना आए, उसके लिए इस बिल को पार कराना चाहती है। इसके अलावा डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन बिल को भी सरकार इसी मॉनसून सत्र में पार कराना चाहती है, जिसके जरिए कोशिश यही है कि जो निवेशक हैं उनको पैसा सुरक्षित हो, वो टाइम बाउंड मैनर में अपने फंड को एक्सेस कर पाए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उनका भरोसा बरकरार रहे। इसके अलावा सरकार जी। इसी सत्र में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को भी पार कराना चाहती है और साथ ही जैसे मैंने जिक्र किया कि एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जी। एक्ट, तो ये इन बिल के जरिए सरकार कोशिश ये करे कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो कोशिश है सरकार की पूरे इकोनॉमिक साइकिल में, जी उस समीर। पर और गति दी जा सके। जी मानसी। बिल्कुल समीर, शुक्रिया हमें ये जानकारी देने के लिए। तो ये तमाम बिल हैं जिस पर सोच विचार मॉनसून सत्र में होता हुआ दिखेगा और जितने भी डेवलपमेंट्स होंगे हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन चलिए खबरों वाले शेयर्स और नतीजे वीकेंड के दौरान कौन से आए, साथ ही ट्रिगर्स अब वरुण से जान लेते हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। शुरुआत नतीजों से करेंगे। गुड मॉर्निंग मानसी। तो नतीजे एचडीएफसी बैंक के आए हैं और ये अनुमान से थोड़े कम है। दरअसल प्रोविजनिंग में बढ़ोतरी हुई है, इसका इम्पैक्ट हुआ है। एसेट क्वालिटी हालांकि थोड़ी बहुत स्टेबल रही है राइट ऑफ्स के चलते। एनआईएस जो है करीब 8.5% बढ़े, हालांकि ये काफ़ी कम है जो इस कंपनी का पिछला ट्रेंड देखा गया उसके मुकाबले। मुनाफा करीब 16% बढ़ा है, 7729 करोड़ के आसपास आया है। प्रोविजनिंग 2.9% बढ़ी है क्वार्टर और ईयर अगर आप देखेंगे तो 24% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। ग्रॉस एनपीए जो है इस कंपनी के 1.3% से बढ़ के 1.47% पे आए हैं, तो इसके लिए आपको नजर रखनी है एचडीएफसी बैंक पे। एल&टी फाइनेंस यहाँ पे रेवेन्यूज डाउन है 7%। कंपनी के जो ग्रॉस एनपीएज है उसमें बढ़ोतरी हुई है 4.97% से बढ़ के 5.75% और कंपनी का मुनाफा जो है वो 20% बढ़ा है। और मंगलम सीमेंट, इस कंपनी के जो रेवेन्यूज है वो काफ़ी बेहतर है, 57% बढ़े हैं। मुनाफा देखिए 14 करोड़ से बढ़ के 40 करोड़ पे आया है और मार्जिन्स में भी बढ़ोतरी देखने मिली, 20.4% से बढ़ के 23%। तो ये वो नतीजे हैं जिन पे आपको नजर रखनी है, एचडीएफसी बैंक, एल&टी फाइनेंस और मंगलम सीमेंट। बिल्कुल वरुण, साथ ही खबरों वाले शेयर्स और ट्रिगर्स आज के लिए कौन से अहम हैं? ओके, ट्रिगर्स के सबसे पहले बात करें तो आज नंबर्स आने वाले हैं। एचसीएल टेक के फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी का टॉप लूजर था। इसके अलावा एचडीएफसी लाइफ, इसके भी नतीजे आएंगे, नजर रखिएगा। एसीसी और निपॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट, आपको याद होगा फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में जम के खरीदारी देखने मिलती, इस कंपनी के नतीजे आज आने वाले हैं। जीआर इंफ्रा और क्लीन साइंस की आईपीओ की आज लिस्टिंग होने वाली है, यहाँ पे नजर रखना है। और एक्स डिविडेंड है काफ़ी सारे स्टॉक्स, अबाउट इंडिया, एलेम्बिक फार्मा, टाइड वाटर, यूटीआई, एएमसी, इनके डिविडेंड की एक्स डेट है तो आपको एडजस्टमेंट देखने मिलेगा। जोमेटो का आईपीओ जो है आखिरी दिन 38.25 टाइम्स भरा है। इसके अलावा तत्व चिंतन फार्मा पहले ही दिन 4.51 टाइम्स भर चुका है, तो इसके लिए प्राइमरी मार्केट जो है वो एक्शन में रहेगा। जस्ट डायल यहाँ पे नजर रखिएगा, वैसे भी मार्केट में खबरें थी और ये अब पुख्ता हो चुकी है। रिलायंस रिटेल जो है वो इस कंपनी में हिस्सा खरीद रहा है 66.95% के आसपास। 40.95% हिस्सा है 3497 करोड़ में खरीदने वाला है, जिसमें से 25.33% हिस्सा जो है 1022.25 रुपीज़ प्रति शेयर में खरीदेगा और 15.62% हिस्सेदारी जो है 1020 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव पे खरीदने वाले हैं। कंपनी के जो फाउंडर है वीएसएस मनी, उनका कंपनी में 50.62% हिस्सा जो है उसको बेचने वाले हैं। अतिरिक्त 26% हिस्सेदारी के लिए ओपन ऑफर भी लाया जाएगा। तो ये जो एक एक्विजिशन है उसकी खबर अब पुख्ता हो चुकी है, तो इसके लिए जस्ट डायल पे आपको यहाँ पे नजर रखनी है। इसके अलावा टाटा पावर, इस कंपनी ने ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए एचपीसीएल के साथ करार किया है। एचपीसीएल के जो स्टेशन है उस पर टाटा पावर जो है वो ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाएगी, तो इसके चलते दोनों कंपनी टाटा पावर और एचपीसीएल आपके रडार पे होनी चाहिए। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, आज कंपनी की ईजीएम है। ईजीएम में प्रेफरेंशियल इशू के मामले पर वोटिंग के नतीजे को जारी करने की मनाही है हालांकि, लेकिन इस ईजीएम पे काफ़ी नज़र होगी क्योंकि बीएसई एनएसई की तरफ से मामले पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की शर्तों को पूरा करने को लेकर जांच जारी है। इसके अलावा काफ़ी कुछ हो सकता है और हमारी पैनी नज़र इस पूरे ईजीएम पे है, तो यहाँ पे नज़र रखिएगा। साथ ही साथ बारबेक्यू नेशन, यहाँ पे भी आज ईजीएम है
और इस पे भी आपको नजर रखनी है कि तो 2 EGM LIC हाउसिंग फाइनेंस और बार्बेक्यू नेशन यहाँ पे नजर रखेगा। और रोजारी बायोटेक, इस कंपनी ने सब्सिडरी रोजारी पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में अतिरिक्त 40% हिस्सा जो है उसको खरीद लिया है, तो इसके चलते रोजारी बायोटेक जो है वह भी आपके रडार पे होनी चाहिए। बिल्कुल वरुण, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। आइए क्विकली ट्रेडिंग कॉल्स आपको बता दें। चॉइस ब्रोकिंग की राय NMDC पर खरीदारी की है 192 के टारगेट्स के लिए 172 का स्टॉप लॉस लगाएं। आनंद राठी की राय जिंदाल स्टील पर है, यहाँ पर 413 के टारगेट्स के लिए 400 का स्टॉप लॉस लगाकर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। नीलेश जैन से हमने बातचीत की, मार्केट एक्सपर्ट है, जो इनसे आपकी रिकमेंडेशन और आज बाजार पर क्या करेंगे आप। निफ्टी पर इन्होंने सेल कॉल इनिशिएट करने की राय दी है। वहीं अगर स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स की बात करें, इंडियन होटल्स पर बुलिश है, ये 160 के टारगेट्स को मानकर चले 149 का स्टॉप लॉस लगाए। बंधन बैंक में बिकवाली की राय है, नीलेश जी का मानना है 300 तक के टारगेट्स यहां पर मानकर चले 315 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। अमित सजेजा जो कि मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज से हैं, उनसे हमने कमोडिटी मार्केट्स पर बातचीत की। गोल्ड पर इन्होंने खरीदारी की राय दी है, टारगेट 48,300 के 47,700 का स्टॉप लॉस लगाए। सिल्वर में करंट लेवल्स को देखते हुए खरीदारी का मन बनाकर आप चल सकते हैं। 68,800 के टारगेट्स को मानकर चले 67,500 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। और क्रूड में बिकवाली की राय, घरेलू बाजार में 5,270 तक की लुढ़कता हुआ दिख सकता है, 5,430 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए क्विकली आपको ब्रोकरेज का एक्शन FIR में बताते हैं। पूजा हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, गुड मॉर्निंग, बताएं। शुरुआत HDFC बैंक के साथ करते हैं। नतीजे आए थे और नतीजों के बाद जितने ब्रोकरेज हाउस हैं वो काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं कंपनी पर। गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी की राय दी है। जो पुराना टारगेट था 828 का वो घटा दिया है, 1800 का टारगेट दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट टारगेट 2000 रखा है। JP मॉर्गन ने भी ओवरवेट की रेटिंग दी है और टारगेट 1800 पर बरकरार रखा है। जेफरीज ने भी खरीदारी की राय दी है, टारगेट 1900 पर बरकरार रखा है। और CLSA ने भी खरीदारी की राय अपनी बरकरार रखी है, टारगेट दिया है 1850 का। और इसके अलावा HDFC AMC पर भी कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आई है, नतीजे आए थे। उसके बाद मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की रेटिंग दी है, जो टारगेट है वो बढ़ा दिया है, 3125 से बढ़ाकर 3270 का दिया है। JP मॉर्गन ने न्यूट्रल की रेटिंग दी है और 3150 का लक्ष्य दिया है कंपनी पर। जेफरीज ने खरीदारी की रेटिंग दी है 3500 के टारगेट के लिए और CLSA ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और जो टारगेट है वो 3050 का दिया है। बिल्कुल पूजा, शुक्रिया ये ब्रोकरेज रिपोर्ट हमें बताने के लिए।